the CAA, the Citizen Amendment Act, now has been notified. Now it has come into effect. The rules have been notified by the Home Ministry, and this will pave the way for all the persecuted people who have migrated from either Afghanistan, Bangladesh or Pakistan. जब हम पाकिस्तान से आए थे बड़े दुखी थे, हमें आस बड़ी लगा के बैठे थे। आज 12-13 साल बाद हमें आज अपना लिया भारत। While I am on this subject, madam, I would like to point out that with regard to the treatment of refugees, after the राम राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार ये CAA है क्या भला, जिसके आने पर आज कई लोग के पेट में मरोड़े उठ रही है। CAA जिसका फुल फॉर्म है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इस बिल के आने पर आज उन लोगों को नागरिकता मिलेगी जो थे तो वैसे दूसरे देश के, बट उस देश में प्रताड़ित होने की वजह से उस देश को छोड़कर भारत में शरण लेने के लिए पहुंचे थे। खास करके ऐसे लोग जो कि आते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से। इस बिल में अधिक फोकस किया गया है हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, सभी सनातन पंथ को मानने वाले और क्रिश्चियंस के ऊपर, जो कि भारत में 31 दिसंबर 2014 में या उससे पहले आकर पहुंचे थे। इस बिल में कहीं पे भी रोहिंग्यास को या मुस्लिमों को नागरिकता देने की बातें नहीं हुई है, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से ही तो आज उन बाकी पंथ पद्धति मानने वाले लोगों को भारत में आकर शरण लेना पड़ रहा है। इस बात को आप कुछ ऐसे समझिए कि भारत के आसपास जितने भी कंट्रीज है, या तो उनमें मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है या फिर वो इस्लामिक कंट्री, जिस वजह से उस देश में रह रहे बाकी कम्युनिटीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। जैसे कि आज पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू फैमिली है और उस हिंदू फैमिली में कोई माइनर बच्ची होती है तो उसे रातों रात किडनैप कर लिया जाता है, और जब घर वाले पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं कंप्लेंट लिखाने के लिए, तो घर वालों के पास नोटिस आ जाता है कि तुम्हारी बच्ची ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, अब तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ उस लड़की को धमकाया जाता है कि तुमने अगर हमारी बातें नहीं मानी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार दिया जाएगा, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उस छोटी सी बच्ची को उनके बातों को मानना पड़ता है। और उसके बाद एक हिंदू माइनर बच्चे की शादी हो जाती है एक अधेड़ उम्र व्यक्ति के साथ। वैसे ही अफगानिस्तान में एक समय पर 7 लाख सिख रहा करते थे। 90s के आते आते वो 2 लाख तक पहुंच गई और 2021 तक उनकी तादाद 150 में पहुंच गई थी। तालिबान के आते उन लोगों को शरण लेने पहुंचना पड़ा भारत में। आज भी कुछ सिख रहते हैं अफगानिस्तान में, बट उनकी हालत बहुत ही खराब है। आखिर वक्त मुंगटोल अफगानिस्तान के उधर सब कोड़ी दादी करते परवान धर्मशाला से मुंग चाहती सब तो बैठोल हुआ तो बोला सो खुलवाने करने थे तो सब लंदन तला ज्यादा डी। तो भारत में रह रहे सिखों को ये समझना पड़ेगा कि उनकी रूट सनातन से, अगर वो अपने लोगों का विरोध करते हुए अनवांटेड चीज़ों का मांग करेंगे या एक अलग कंट्री की मांग करेंगे तो वो तो होने से रहा, और अगर मान लो एक कंट्री बना भी लिया तो उसका इस्लामीकरण या फिर उसका क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो इसलिए कि आज के पंजाब में भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है जहाँ पे लोगों को 2 किलो चावल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। वो कम्युनिटी जिसको बनाया गया था सिर्फ वॉर लड़ने के लिए, आज उसी के कुछ लोग सिर्फ 2 किलो चावल में हालेलुया में चले जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये CAA बिल की हिस्ट्री क्या रही है। आज कई लोग को लगता है कि इसे मोदी जी ने लाया, बीजेपी ने इंट्रोड्यूस कराया था, बट ऐसा नहीं है। ना ही इसे मोदी जी ने इंट्रोड्यूस कराया था और ना ही बीजेपी ने। ये बिल दरअसल भारत के आज़ाद होने के कुछ समय बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था 1955 में। इस बिल की मेन एम थी वो लोग जो कि देश के बंटवारे के बाद भी भारत लौट रहे थे उन्हें नागरिकता दिया जाए, जो लोग भारत छोड़कर दूसरी कंट्रीज में सेटल हो रहे थे उनसे नागरिकता लिया जाए। इस बिल में टाइम टू टाइम कई बार चेंजेस किए जा चुके हैं संशोधन के नाम पर, जैसे कि 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2015 और सबसे फेमस जहां देश में दंगे हो गए थे 2019। यानी कि आज जो ये बिल CAA इम्प्लीमेंट हुआ है ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि संविधान में इसकी मेंशन ऑलरेडी है। तो अब हम ये समझते हैं कि जब ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करती है तो इसे दोबारा लाने की जरूरत क्या ही पड़ गई। तो इस बिल की जरूरत भारत को तब महसूस हुई जब भारत के नेबरिंग कंट्रीज में रह रहे सनातन पंथ को मानने वाले लोगों को अपने ही उस देश को छोड़कर भारत में ही आकर शरण लेना पड़ा। रीजन, जिस भी देश में ये रह रहे थे इनकी आबादी कम होने की वजह से इनकी मास किलिंग होती थी, जेनोसाइड होता था और फोर्सफुली कन्वर्सन, जिससे बचने के लिए ये लोग भारत में आकर पहुंचे, क्योंकि भारत के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं कि कोई इन्हें नागरिकता दे। भारत ही एकमात्र ऐसी कंट्री थी जो कि इन्हें शरण दे सकती थी, जिस वजह से इन्हें भारत आना पड़ा और भारत को भी ना चाहते हुए इन्हें अपने पास रखना ही पड़ता, जिस वजह से 90s में इस बिल की मांग उठने लगी थी। बट उस टाइम की गवर्नमेंट ने इस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया। आज जो ये बिल 2024 11 मार्च को इम्प्लीमेंट हुआ है, दरअसल इसे अर्ली 20s में ही हो जाना चाहिए था। इस बिल की इंपॉर्टेंस समझते हुए मनमोहन सिंह जी ने 2003 में इसकी मांग की थी, बट उनके बातों को कभी फॉलो ही नहीं किया गया। While I am on this subject, madam, I would like to point out that with regard to the treatment of refugees, after the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force
people, these unfortunate people to seek refuge in our country, our approach to granting citizenships to these unfortunate persons should be most liberal. I sincerely hope that the Honourable Deputy Prime Minister कांग्रेस इस बिल को इम्प्लीमेंट करने ही नहीं दी ताकि उनके सपोर्टर्स को बुरा ना लग जाए। वो लोग जिनकी एकमात्र होप थी उस समय की गवर्नमेंट, उन गवर्नमेंट ने इन्हें ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे ये कुछ थे ही नहीं। इतना प्रताड़ित होने की वजह से इनकी उम्मीद थी उस टाइम की गवर्नमेंट, बट उस टाइम की गवर्नमेंट इन्हें से झूठी दिलासा देती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इनके मन में एक हेट्रेड बनता है कांग्रेस के लिए। और जिस चीज को नोटिस करती है बीजेपी सेंट्रल में पावर में आते ही इन लोगों को नागरिकता देती। और आप स्वयं सोचिए, जो लोग दूसरे देश से अपनी जान बचा कर आए थे उन्हें सबसे ज्यादा क्या ही चाहिए होगा, नागरिकता। जब हम पाकिस्तान से आए थे बड़े दुखी थे, हमें आस बड़ी लगा के बैठे थे। आज 12-13 साल बाद हमें आज अपना लिया भारतवासियों ने। हमें धन्यवाद है सब लोगों का, भाई हमने थोड़ा सब लोगों ने सहयोग करा है। आज हमारे को नागरिकता मिल गई, हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमने इस बिटिया का नाम नागरिकता रखा था। अच्छा, इस बेटी का नाम हम नागरिकता रखेंगे? नहीं रखा हुआ है। चलिए, ये एक्सक्लूसिव है कि इस लड़की का नाम नागरिकता इन्होंने पहले से ही रख दिया। 4 साल पहले जब बिल सीए पास हुआ था, जब भी रखा था। 19 में ही। हाँ, जिसे बीजेपी ने फुलफिल किया है और जिसका फायदा ये होगा कि कहीं ना कहीं इनके मन में बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा और आने वाले समय के इलेक्शन में इसका फायदा बीजेपी को जरूर होगा और होना भी चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है, जब बीजेपी सेंट्रल में 10 साल से पावर में, तो आखिरकार इन लोगों को उनकी हक देने में बीजेपी को 10 साल क्यों लग गए? पहले भी तो कर सकती थी। तो दरअसल ये बिल आज से 5 साल पहले 2019 में ही पास हो चुका रहता, बट उस समय की करंट सिचुएशन के कारण इस बिल को कभी पास नहीं किया जा सका। जैसे कि बड़ी तादाद में इसके खिलाफ दंगे होने लगे और उसी समय भारत में कोरोना आ गई थी, जिस वजह से इस बिल को वहां पे रोकना पड़ा था। 2019 के एंड में दिसंबर 10 तारीख को इसे लोकसभा में पास किया जाता है। 11 दिसंबर को राज्यसभा में, जिस पर 125 वोट आते हैं इसके सपोर्ट में और 99 वोट आते हैं इसके अगेंस्ट पर, जिस पर मोहर लगती है भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की। बट अफसोस इस बिल को पास नहीं किया जा सका। जब ये बिल 2019 में इंट्रोड्यूस कराया गया था तो ये शर्तें रखी गई थी कि जो भी लोग 31 दिसंबर 2014 में या उससे पहले अगर भारत पहुंचे उन्हें ये नागरिकता मिलेगी। रोहिंग्यास को नागरिकता नहीं दी जाएगी। जिन्हें इस देश में रहते हुए 6 साल या 12 साल बीत चुके हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। उस समय के इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड्स के अनुसार ऐसे 30,000 से भी अधिक लोग थे जिन्हें इस चीज का बेनिफिट डायरेक्टली मिलता। पर अफसोस इस बिल को पास कराने नहीं दिया गया। रीजन शांति दूतों के कारण। जब इस बिल को 2019 में पास किया गया था तब देश में काफी सारे दंगे होने चालू हो गए, खास करके दिल्ली के शाहीन बाग में, जहां पे लोग 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि महीनों तक बैठे रहे धरने के नाम पर और इन्हें खाना मिला करता था आसमान से। कैसे कर रहे हैं भाई बताइए? सब लोग पूछ रहा है, पूरा देश पूछ रहा है कि शाहीन बाग में कहां से आ रहा है पैसा। हमें 46 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए। सबका सवाल यही है कि आपके पास खाने को आ रहा है पैसा कहां से आ रहा है? पैसा तो हमें पता नहीं, पर ये अल्लाह की मदद है, ऊपर से कुदरती मदद है। ये भगवान अल्लाह सब कर रहा है हमारे लिए, उसके हम बंदे हैं। हमें कोई इंसान ने नहीं पता करा, सब ऊपर वाले ने किया है। तो क्या नाम है आपका? आसिफ तूफानी। आसिफ तूफानी। इस प्रोटेस्ट की वजह से वहां के लोकल्स लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे कि 83 लोगों की जान जाती है, काफी लोग घायल होते हैं। यहाँ तक ये शांति दूत पुलिस वालों के ऊपर भी हमला कर देते हैं और जब पुलिस इन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंचती है तो पुलिस के अरेस्ट से बचने के लिए ये बीच आंदोलन में ही फैमिली प्लानिंग करने लग जाते हैं। इसके बावजूद भी पुलिस इन्हें अरेस्ट करती है और उसी समय भारत में कोरोना की एंट्री हुई थी, जिस वजह से इन प्रोटेस्टर्स को वहां से भगाया जाता है। बट फिर भी ऐसे कुछ बेशरम प्रोटेस्टर्स थे जो कि बीच कोरोना में भी आकर प्रोटेस्ट करना चाहते थे। अब यहाँ पे बहुतों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इन लोगों के लिए प्रॉपर बिल लाने की क्या जरूरत पड़ गई। ये लोग वैसे भी तो हमारे देश में रह रहे थे, कुछ आके और रह लेते। इन लोगों के लिए बिल लाने के चक्कर में देश में दंगे फसाद हो गए। तो इस बिल को समझने से पहले आपको देखना पड़ेगा HIF की इस रिपोर्ट्स को। इस रिपोर्ट के अनुसार आज पाकिस्तान में हर साल हजारों हिंदू क्रिश्चियन लड़कियों को किडनैप करके फोर्सफुली उनका कन्वर्जन होता है। यहाँ तक कि थाईलैंड जैसे देशों में पाकिस्तानी क्रिश्चियंस 12,000 से भी अधिक असाइलम में रहते हैं। और अगर हम यहाँ पे क्रिश्चियंस और हिंदुओं की साइड भी कर दे तो खुद मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले अहमदिया मुस्लिमों को आज यूके, जर्मनी जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर असाइलम में रहना पड़ता है, जिनकी तादाद आज 10,000 से अधिक है। सोचिए, खुद मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने के बावजूद भी इनकी ये हालत है, तो दूसरी कम्युनिटी की क्या हालत होती होगी। एक राजवील करके जो रेफ्यूजी थे जो कि पाकिस्तान से आए थे, वो अपनी आप बीती बताते कि किस तरीके से उनकी जब वाइफ काम करने के लिए बाहर निकलती है तो उन्हें किडनैप करके उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ तक कि उनकी 6 महीने की बच्ची को भी उनसे छीन लिया जाता है और उसे ये बोल के कन्वर्ट किया जाता है कि इस बच्चे ने भी इस्लाम कबूल कर लिया,
6 महीने की बच्ची, उसे क्या ही पता होगा कि धर्म क्या होता है, मजहब क्या होता है, बट फिर भी ये लोग उस बच्ची को भी कन्वर्ट कर लिए। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट हैं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको ये तो समझ में आया गया कि क्या होता है इनके साथ उस देश में। अब हम ये जानते हैं कि जब ये लोग भारत आ जाते हैं तो इनके साथ क्या होता है। जब ये लोग भारत अगर पहुंचते हैं तो इनके पास ना ही कोई प्रॉपर्टी होती है, ना ही कोई मनी होता है जिससे ये अपनी सर्वाइव कर सके, जिस वजह से ये लोग आते हैं गरीबी रेखा के अंदर। अब हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी स्कीम लाती है जहाँ पे गरीबों की अपलिफ्टमेंट हो पाए, जैसे उनके बच्चों को एजुकेशन मिले, उन्हें मिड डे लंच मिले, गरीबों को प्रॉपर घर मिलता है रहने के लिए। बट इनके केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो इनके पास प्रॉपर फूड था, ना तो इनके बच्चों को एजुकेशन में कोई हेल्प मिलती थी, यहाँ तक कि इनको पानी की भी सुविधा नहीं थी। अगर ये अपनी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो गवर्नमेंट इन्हें कभी कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि अगर ये अपनी कूली कवाड़ी किए हुए पैसों को बचाकर अगर एक जमीन खरीदना चाहे तो भी ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके पास ऐसी कोई डॉक्यूमेंट नहीं थी जो कि वेरीफाई करे कि ये भी इस देश के नागरिक है, जिस वजह से गवर्नमेंट की फैसिलिटीज कभी इन्हें मिल ही नहीं पाती थी। बट क्योंकि अब ये बिल इम्प्लीमेंट हो चुका है, जिस वजह से इन्हें भी वो नागरिकता मिलेगी जो कि डिजर्व करते हैं, इन्हें भी वो अधिकार मिलेंगे जो कि बाकी लोगों को मिला करती है। तो यहाँ पे सवाल अब ये उठता है कि अगर ये सीए बिल इतनी ही अच्छी है तो आज इसका विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, विरोध को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा विरोध कर कौन रहा है, कितने फेजेस में हो रहे हैं। सबसे पहले इंटरनेशनली, फिर नेशनल लेवल पर, फिर पॉलिटिशियंस, फिर आते हैं बॉलीवुडियंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनली। देखिए, आज अगर भारत कोई भी बिल पास करता है तो वो इंटरनेशनली मुद्दा ना बने, ऐसा हो सकता है क्या। तो जैसे सीए बिल इंप्लीमेंट हुआ है तो अमेरिका ने इसके ऊपर अपना ओपिनियन देते हुए कहा कि भारत के डेमोक्रेसी को अब खतरा है, जिसका जवाब देते हुए भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन राजेंद्र जायसवाल जी ने कहा ये भारत की इंटरनल मैटर है और भारत इससे खुद जूझ सकता है, इसमें किसी और को आने की कोई जरूरत नहीं है। तो और एक इंटरनेशनल प्रेशर था जो कि तालिबान की तरफ से आ रहा था। तालिबान ने यह कह दिया कि भारत को तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करना चाहिए, हर धर्म के लोगों को इक्वल राइट देना चाहिए। वो तालिबान जो अपनी महिला को बिना शौहर के बाहर निकलने नहीं देता, अगर कोई महिला बिना बुर्के के भी निकल जाए तो उसकी कोड़े से पिटाई होती है, अब वो भी भारत को ज्ञान दे रही है तुष्टिकरण के ऊपर। आज हमको ये तो मानना पड़ेगा कि भारत अब किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर में नहीं आता, बल्कि भारत के लिए हुए डिसीजन दूसरी कंट्रीज के ओपिनियन को इम्पैक्ट करते हैं। अब हम आते हैं नेशनल लेवल के ऊपर। नेशनल लेवल पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले आते हैं पीसफुल कम्युनिटीज, उसके बाद आते हैं नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे ट्राइब्स जो नहीं चाहते कि ये बिल इंप्लीमेंट हो। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये आते हैं इनर लाइन परमिट के अंदर। इस प्रोग्राम्स के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति दूसरी स्टेट का है तो उसे इस स्टेट में जाने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर से जाना पड़ता है, तब जाकर वो इस स्टेट में जा सकता है। बट क्योंकि इन लोगों को डायरेक्ट नागरिकता मिल गई है, जिस वजह से उन ट्राइब्स का ऐसा मानना है इनके कल्चर को खतरा हो सकता है इन लोगों से। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो सनातनी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं वो चाहे किसी भी ट्राइब में जाए, किसी भी एरिया में जाए, वो उस लोकल एरिया के हिसाब से ढल जाते हैं और ना ही वो अपनी आइडियोलॉजी को किसी और के ऊपर थोपते हैं। ऐसी हरकतें तो कोई और ही करता है। अब हम आते हैं पीसफुल कम्युनिटीज के ऊपर। पीसफुल कम्युनिटीज की यह मांग है कि आपने हर किसी को तो बुलाया, बट यहाँ पे रोहिंग्यास को एंट्री क्यों नहीं है। देखिए, रोहिंग्यास को इसलिए एंट्री नहीं दी गई है, तो रोहिंग्यास को यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं मिली है क्योंकि रोहिंग्या के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 50 से भी अधिक इस्लामिक कंट्री है और भारत तो एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे हर पंथ पद्धति को मानने वाले लोग रहते हैं, जिस वजह से हो सकता है कि इनके आने पर इन लोगों को हमारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम हो, जिस वजह से देश में दंगे हो सकते हैं। इस चीज़ को जानते हुए हमारी गवर्नमेंट पहले ही इनको नागरिकता नहीं देती है। गवर्नमेंट जानती है कि इन्हें नागरिकता देना यानी उड़ता हुआ तीर। अगर इस बात को हम लॉजिकली समझें तो रोहिंग्या जिस भी देश में जाते हैं उस देश में क्राइम रेट बढ़ जाता है। आज हर साल हमारे देश में लाखों की तादाद में ये इलीगली एंट्री लेते हैं। आप इस बात को कुछ ऐसे समझिए कि आपके घर के सामने एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसके पास एक नहीं बल्कि 50 बिल्डिंग्स है। एक दिन उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो चाहता है कि आपके छोटे से घर में आकर आपके रिसोर्सेज को यूज़ करे, आपके बेड को शेयर करे आपके साथ। तो क्या आप उसे अलाउ करोगे? नहीं, क्योंकि आप ये कहोगे भाई तेरे पास जब इतने सारे घर है तो किसी और में चले जाना। तो बस सेम लॉजिक बैठता है यहाँ पे रोहिंग्या के साथ। जब उनके पास ऑलरेडी इतनी सारी कंट्रीज है तो उन्हें भारत ही क्यों आना है। अब हम आते हैं यहाँ पे पॉलिटिशियंस के ऊपर कि पॉलिटिशियंस को क्या ही दिक्कत है सीएए बिल से। अगर हम बात करें ममता बहनों की तो आज बंगाल में सबसे अधिक रोहिंग्यास भरे पड़े। वो बंगाल जो कि टाइम पर देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सेदार था, जो कि एक समय पर देश का कैपिटल हुआ करता था, आज के समय में कूड़ा खाना बन के रह चुका है। मेरे बातें हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, बट यही रियलिटी है। जो बंगाल के लोग होंगे वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से आज उनकी लिटरेसी रेट, उनकी डेवलपमेंट रेट नीचे जा रही है, जिस वजह से वहाँ के लोकल सब ममता बहनों को वोट देना नहीं चाहते। बीजेपी छी 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 छी। और यही रीजन है कि ममता बहनों भी जानती है कि लोकल्स के भरोसे रहेगी तो उसका इलेक्शन में जीतना नामुमकिन है, जिस वजह से उन्होंने बसा रखा है रोहिंग्यास को, उनको बड़ी तादाद में वोट देते हैं। और वही है मेन रीजन जिस वजह से ममता बहनों आज तक बंगाल में अपनी सरकार बनाई बैठी है। We will not allow NRC in Bengal. Please remember, we are ready to give our blood, but we are not going to exclude any individual person from Bengal.
अब हम आते हैं साउथ की तरफ। तो साउथ में स्टैलिन जी हैं, वो स्टैलिन जी जो छोटे स्टैलिन के बापू हैं, वो छोटा स्टैलिन जो अपने बापू के पास इतने पैसे होने के बावजूद भी उसका कभी सही उपयोग नहीं कर पाया। वो कहते हैं कि अगर सीए बिल पास भी हो गया तो वो उसे अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आप ये समझ जाइए कि ममता बनर्जी के छोटे भाई है स्टैलिन जी भी कुछ मात्रा में रोहिंग्यास को कंट्रोल करते हैं, जिस वजह से वो भी नहीं चाहते हैं कि ये बिल पास हो और उनके वोट बैंक में कोई इम्पैक्ट पड़े। वैसे एक साउथ के एक्टर हैं जिनका नाम है विजय थलापति, एक टाइम पर मेरे फेवरेट हुआ करते थे, बट पता नहीं क्यों आज वो बहकी बातें कर रहे हैं। लगता है उन्हें भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे हमने साउथ की बात कर दी और ओवैसी जी की बात ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? ओवैसी जी इसके विरोध करते करते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे इसके खिलाफ पिटीशन डालने के लिए, बट वहां से इन्हें खाली हाथ ही आना पड़ा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं केजुद्दीन के ऊपर। केजुद्दीन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ओपनली रोहिंग्यास को सपोर्ट करते हैं। जब दिल्ली में रोहिंग्यास के कब्जे हुए जमीन को खाली कराया जा रहा था, जब उनको वहां से भगाया जा रहा था, तो केजुद्दीन के पार्टी के एमएलए जाकर उन्हें वहां पे फंड्स देते हैं, वहां पे उनको रहने के लिए घर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से बड़े लेवल पर केजुद्दीन उन्हें सपोर्ट करते हैं ताकि अपनी राजनीति को चमकाया जा सके। वैसे तो आज केजुद्दीन जेल और ईडी के चक्कर काट रहे हैं, बट उन्हें आप कोई छोटा मोटा प्लेयर ना समझिएगा। ममता बनर्जी के बाद अगर किसी का सिक्का चलता है तो वो है केजुद्दीन जी का। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को। तो ये थी वो रीजन जिस वजह से पॉलिटिशियंस अगेंस्ट है सीए बिल के। अब हम बात करते हैं बॉलीवुडियंस के ऊपर कि बॉलीवुडियंस का इसके ऊपर क्या राय है, वो क्यों इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। देखिए, बॉलीवुड के जो एक्टर रहते हैं उन्हें इन चीज़ों का कभी कोई नॉलेज नहीं रहता। वैसे तो हमें उनके ऊपर कोई बात भी करना नहीं चाहिए, बट क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो इन एक्टर्स को फॉलो करते हैं, उनके जैसा दिखना चाहते हैं, इनके राय को अपना राय बना लेते हैं। तो जब ये एक्टर्स ऐसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करते हैं ऐसे लोगों को, तो जिस वजह से हमें बॉलीवुड के लोगों के ऊपर भी बात करना पड़ जाता है। बॉलीवुड में ऐसे कई सारे एक्टर हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि सीए का फुल फॉर्म क्या है, बट फिर भी उन्हें प्रोटेस्ट करना है। ये लोग कभी भी आपको रोहिंग्यास के ऊपर बात करते हुए नहीं दिखेंगे, जबकि रोहिंग्यास की तादाद इस देश में करोड़ों में, बट फिर भी कभी उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि इन्हें फंड्स आते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। अगर ये रोहिंग्यास के ऊपर बात कर दिए तो वो फंड्स आने बंद हो जाएंगे। आप इस वीडियो को देखिए जो कि कांग्रेस के ऑफिशियल इंस्टा हैंडल से पोस्ट हुए हैं। उसमें जो एक्ट्रेस है किस तरीके से कांग्रेस की तरफ बायस दिखते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। सुना क्या? आप लोगों ने सुना क्या? हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूर आएगी, एकदम हम आपको आरक्षण दे देंगे। कोई सर्वे की जरूरत नहीं। सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50%, आशा, आंगनबाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, तो आप समझ सकते हैं इनकी क्या मेंटेलिटी होती होगी, जिस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के लाए हर बिल से ये लोग अपोज करते हैं। तो ये थी सीए के ऊपर एक डिटेल वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि सीए क्या है, सीए क्यों जरूरी है हमारे देश में। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने मित्र मंडली तक फैला दो, जिससे चैनल की रीच थोड़ी बढ़ जाएगी और आपके मित्रों को भी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। राम राम।